बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मुझे कभी उम्मीद है कि आपसे तौफ़ीक़ और ईमान की सलामती के साथ बिल्कुल बाखैरियत होंगे। आज जो आपका लेक्चर नंबर 27 है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये जो दुआ हर लेक्चर से पहले या हर तकरीर से पहले या हर बात शुरू करने से पहले पढ़ी जाती है, जिसका नाम है रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, तो 2-3 मिनट मैं इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम अपना जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ये याद रखने की है कि जो इंसान है ये अल्लाह ताला का सख्त मोहताज है। इतना सख्त मोहताज है कि इसके अपने इख्तियार में वो कुछ नहीं जो वो बाज़ औक़ात सोचता है। लिहाजा वो कुछ जो इसके पास नहीं है, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, या अगर कोई कमी है तो उस कमी को मेकअप या दूर करने के लिए हमें आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाका, उसके रहमत, करम और फजल का सहारा लेना पड़ता है। ये दुआ बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, और ये दुआ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक़्त सिखाई थी कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को कि जो फ़िरौन है ये बहुत ज़्यादा सरकश हो गया है, बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया है, लिहाजा मूसा जाओ और जाकर उसे तौहीद की जो दावत है वो दो, उसे मेरा इंट्रोडक्शन कराओ, उसको मेरे बारे में बताओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या रब्बी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा शरह सदर के मामले में कमज़ोर भी हूँ, और दूसरा नंबर ये है कि मेरी ज़बान में लुकनत भी है। मैंने गुज़श्ता लेसन में आपको बताया था कि आपकी ज़बान में लुकनत क्यों थी। आपकी ज़बान में लुकनत इसलिए थी कि जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया था, जब उन्होंने फ़िरौन की जो दाढ़ी है उसको खींचा था, तो वह इम्तिहान ये लिया कि एक तरफ फूल रखे और एक तरफ आग रखी। तो फ़िरौन ने ये कहा था कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने फूलों को हाथ लगाया तो मैं इन्हें कत्ल कर दूंगा, और अगर आग को हाथ लगाया तो मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा और इन्हें कत्ल नहीं करूंगा। और ये हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम यानी कि कहने पे हुआ। तो हुआ ये बच्चों के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो ज़ाहिर बच्चों को फूल पसंद होते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो हाथ है ये फूलों की तरफ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने, एक रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये डाला कि वो आग को हाथ लगाएं, और दूसरी रवायत ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ के फूलों के बजाय आग के ऊपर रख दिया, और आग ने आग उठा के मुंह में डाल ली। जब आग उठा के मुंह में डाली तो इस वजह से आपकी थोड़ी ज़ुबान जल गई थी, जिसकी वजह से ये ज़ुबान में लुकनत थी और आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं कर सकते थे। थोड़ा शरह सदर का भी मसला था। तो दुआ की कि या अल्लाह, मेरे पास उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं देती, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाके उसे दावत दूं।
तो फिर बच्चों अल्लाह ताला ने अपने नबी का शरह सदर के लिए, सीने को बुलंद करने के, सीने की कुशादगी के लिए, उनकी घुटन दूर करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके इल्म को बढ़ाने के लिए, उनको बात यानी करने के दौरान जिस नॉलेज की या जिस कम्युनिकेशन लेवल की ज़रूरत होती है उसको बेहतर करने के लिए अपने नबी को ये दुआ सिखाई, जिसे कहा जाता है रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली। रब्बी इश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। मतलब ये है कि आसान से अल्फाज हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरे लिए हर काम आसान कर दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जो ज़बान की गिरन, जो ज़बान की गिरह इसको भी खोल दे। उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि मेरी जो बात है ये वो समझ सकें, यानी कि तफक्का कर सकें, यानी कि उनको मेरी बात की समझ आ जाए। इसलिए बच्चों, यू आर दी स्टूडेंट्स ऑफ एम एजुकेशन क्लास, और मैं अक्सर आप लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आपने इस्लाम को ना समझा, इस्लाम की तालीमात के आपके दिल में पनाह गज़ीन ना हो सकें, तो फिर तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ही बताता हूँ ना कि अबू जहल भी पढ़ा था, मक्का के जो 17 पढ़ा लिखे लोग थे 17, उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट था उनका ये डॉक्टर था, PhD था उनका, लेकिन देख लें कि वो अबू जहल है। इसलिए डिग्री हासिल करना बड़ी बात नहीं है, तरबियत और शऊर हासिल करना ये बड़ी बात है। तो लिहाजा बच्चों, जब भी आप कभी आपके अंदर घुटन महसूस करें, कॉन्फिडेंस का मसला फील करें, इस दुआ को हर नमाज के बाद पढ़ के अपने पे फूंक लिया करें या वैसे पढ़ लिया करें और दुआ कर लिया करें। अल्लाह ने अपने नबियों को दुआएं इसलिए सिखाई, अल्लाह ने अपने नबियों को इसलिए दुआएं सिखाई ताकि जो उनकी उम्मती हैं वो भी उनको कॉपी करें, उनको फॉलो करें, और ताकि उनके अंदर कोई कमी है तो उसको दूर करें। जैसे हजरत नबी पाक वसल्लम ने भी अल्लाह से बेशुमार दुआएं की हैं, जिनमें एक बड़ी मशहूर दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरा इल्म जो है इसमें इजाफा फरमा। तो ये मकसद ये है कि इन दुआओं का मकसद ये है कि हम लोग भी अगर ज़िंदगी में किसी किस्म के अगर मसाइल का शिकार हैं तो हमें भी यही दुआएं करनी चाहिए ताकि हम अपनी उस कमी को और उस कमज़ोरी पे हम काबू पा लें, उसको मेकअप कर लें। अभी बच्चों आते हैं हम अपने लेसन की तरफ, इम्पीरियल नॉलेज। बच्चों ये जो लफ्ज़ है इम्पीरियल, इम्पीरियल का लफ्ज़ी मतलब होता है शाही, यानी कि शाही का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू रॉयल फैमिली, रिलेटेड टू किंग। जो दुनिया के बादशाह लोग होते हैं, जो दुनिया के किंग होते हैं, हुक्मरान होते हैं, जो बड़े मतलब है कि किसी बादशाह होते हैं या हुक्मरान ही होते हैं, तो मिसाल के तौर पर उनसे मुतल्लिका जो नॉलेज है, यानी कि समझ लें कि ये बादशाहों की कायम करदा रवायात का जो नॉलेज है, जो हमारे लिए एक तारीख बन जाता है। तारीख रकम करने वाले जो दुनिया में हुक्मरान हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, बादशाह गुजरे हैं, तो उनका जो नॉलेज है दैट इज कॉल्ड इंपीरियल नॉलेज। ये बच्चों जो इंपीरियल नॉलेज है ये इसलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। ये जो नॉलेज है ये बेसिकली इट इज़ पास्ट बेस्ड नॉलेज। देखें, हमारे इस्लाम का भी एक नॉलेज है, हमारे नबी वसल्लम से वाबस्ता जितनी भी ज़िंदगी है दैट इज़ आल्सो अ नॉलेज। इसी तरह रूस एक रशिया मुल्क है, उसके मिसाल के तौर पर जितने बादशाह, जैसे स्टालिन उनका बड़ा एक मशहूर बादशाह गुजरा है, लीनिन एक बड़ा मशहूर उनका बादशाह गुजरा है, गोरबाचोफ बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा है। इसी तरह फ्रांस को ले लें, नेपोलियन जैसे लोग थे, इटली को ले लें, हिटलर जैसे लोग थे, फिर इसी तरह जर्मनी हिटलर जैसे लोग थे, और इटली को ले लें, मैसोलिनी जैसे लोग थे। फिर आप हिंदुस्तान को ले लें, हिंदुस्तान में सारे का सारा जो बरतानवी राज था, तो इन सारी यानी के बारे में जितना भी नॉलेज होता है बच्चों, इसको आम तौर पे इंपीरियल नॉलेज कहा जाता है। इंपीरियल नॉलेज जो है, वाई इंपीरियल नॉलेज इज नेसेसरी फॉर अस, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों आपको पता है
कि जो इंपीरियल नॉलेज है बेसिकली ये हमारी गाइडेंस के लिए ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर अवर गाइडेंस। जो इंपीरियल, आपके पास कागज़ पेंसिल होगी ना, तो आप अपने कागज़ पेंसिल पे लिखते जाएं जो मैं लिखा रहा हूँ, इट इज़ नेसेसरी फॉर योर गाइडेंस, हमारी रहनुमाई के लिए ज़रूरी होता है। फिर इट हेल्प्स अस टू स्टडी अवर पास्ट, ये जो नॉलेज है ये हमारी मदद करता है कि हम अपने माजी को देखें, हम अपने पास्ट को देखें, हम अपने माजी को देखें, हम अपने माजी को देखें, पास्ट को देखें, मेरा शाबाश, हम माजी को देखें, अपने पास्ट को देखें। तो ये दूसरा है। तीसरा बच्चों ये है, इट रिमाइंड्स अस द कैरेक्टर्स ऑफ आवर फोरफादर्स, यानी कि ये हमें बताता है कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनका किरदार क्या था। इट आल्सो टेल्स अस द अचीवमेंट्स एंड ब्रेक थ्रू ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो बड़े हैं जो कि किसी ज़माने में बादशाह हुक्मरान रहे हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है कि वो किस लेवल के लोग थे और उन्होंने क्या कारहाय नुमायाँ सारे अंजाम दिए हैं, और हम क्या हैं, वो क्या थे और हम क्या हैं। फिर बच्चों इसी तरह ये हमारा इट इज़ द रिच एसेट ऑफ आवर पास्ट, यानी कि जो इंपीरियल नॉलेज है ये हमारे एक रिच एंड यानी कि एसेट है, एक बड़ा कीमती सरमाया है, विरसा है ये हमारा, यानी कि ये हमारे कीमती विरसा है हमारे माजी का, हमारे पास्ट का। तो मुझे उम्मीद है। फिर इसी तरह बच्चों ये है कि हम आपने जब तारीख को देखते हैं हमें मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग नज़र आते हैं जो सिंध की वादी में उतरते हैं और वहाँ पर तहस नहस कर देते हैं। राजादार जैसे लोग जिनकी 2.5 लाख फौज होती है और जिसने ये नारा लगाया होता है कि हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और ये 5000 पहले 7000 फौजी लेके आते हैं, फिर 5000 12,000 फौजियों के साथ उनको तहस नहस कर देते हैं। हमारा ये माजी हमें ये बताता है कि हमारे तारिक बिन ज़ियाद भी थे जिन्होंने जब वो उंदलस की सरजमीन पे उतरे तो उन्होंने कश्तियाँ जला देने का हुक्म दे दिया, उन्होंने दिया कि बर्न बोट्स, बर्न द बोट्स, इस कदर, यानी कि इसलिए कि उन्होंने बोला कि वापसी का रास्ता नहीं है। और किंग रॉडरिक जो बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, उस किंग रॉडरिक के खिलाफ यानी कि जिहाद किया और उसे शिकस्त दी और उसकी फौज भी तकरीबन 2 लाख से ज्यादा थी। हमें अपने मूसा बिन सैर नजर आते हैं तारीख के अंदर, जिन्होंने जाके यानी कि यूरोप और फ्रांस तक, स्पेन तक जाके जिन्होंने फतह हासिल की। तो मकसद ये कहने के सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आते हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और बड़े कारहाय नुमायाँ सारे अंजाम दिए। तो बच्चों जब हम अपने तारीखी वाक़यात पढ़ते हैं तो दे एनरिच अस, दे एनर्जाइज अस, यानी कि ये एनर्जाई करते हैं, हमें एक कुव्वत काम करते हैं। आवर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव्ड, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये इम्प्रूव होता है कि हम भी कुछ थे, हम भी कुछ थे, हमारे पास भी वो सरमाया है। तो बच्चों बताने का मकसद ये है कि जो इंपीरियल नॉलेज है ये बेसिकली बादशाहों का कारनामों का नॉलेज होता है, ये तारीख होती है, तारीख है जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जो जालिम लोग गुजरे हैं उनका भी ये नॉलेज है। भाई चंगेज खान जिसका असल नाम क्या था, तमुजन, तमुजन के नाम से वो मशहूर था। किस नाम से मशहूर था? तमुजन के नाम से वो मशहूर था। और उसका कारनामा क्या है कि वो इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाया करता था। और आपने सिबा सलार जब उसके यानी कि किसी इलाके में कत्ल गारत करके आते, फिर वो खोपड़ियों का मीनार बनाते, जिसकी खोपड़ियों का मीनार ज्यादा ऊंचा होता उसको वो बड़ा इनाम दिया करता था। तो ऐसे लोग भी हैं मतलब माशरे के अंदर और इस दुनिया में आए। अलाकू खान जैसे लोग भी हैं जिन्होंने 1258 को बगदाद को तहस नहस कर दिया और जो मुसलमान हैं उनकी लाइब्रेरी को आग लगा दी, इनको तबाह निस्तो नबूद कर दिया। तो ये बेसिकली इन लोगों के बारे में जो तारीखी नॉलेज है वो सारे का सारा दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंपीरियल नॉलेज। फिर इसमें ये भी है कि दुनिया में बिलखसूस 2 बड़ी जो कुव्वतें रही हैं। एक बात ये बच्चों ध्यान में रखने की है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था उस वक़्त रोम
और उस वक़्त ईरान, रोम और ईरान, इनकी जो दुनिया में बड़ा इनका तोती बोलता था, इनको वही हैसियत हासिल थी जो आज अमेरिका को और रूस को हासिल है। तो ये भी उस ज़माने के अमेरिका और रूस थे, लेकिन आज देख लें कि ईरान का क्या हाल है, और ये भी देख लें कि उस यानी कि रोम का क्या हाल है। तो अल्लाह ताला ने ये तो कुरान पाक में फरमाया था कि गोले बात तो रोम, यानी जो रोम है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, मगलूब हो जाएगा। तो बाल बच्चों, मकसद ये कहने का उनके बारे में जो नॉलेज, एक हवाले से ये जो नॉलेज है ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें माजी में जो वीकनेसेस हैं, जो पास्ट वीकनेसेस हैं, नेग्लिजेंसीज हैं, केयरलेसनेसेस हैं, उनके बारे में पता चलता है। और हमें पता चलता है कि मिसाल के तौर पर कौन कौन से गुड पॉइंट्स थे कि हम दुनिया में नुमाया रहे, और कौन कौन से बैड पॉइंट्स थे कि हम दुनिया में तबाह बर्बाद हुए, महकूम हो गए। तो बच्चों, ये मैं थोड़ा सा ये तमीद आप लोगों को बता रहा था इंपीरियल नॉलेज की, कि जो इंपीरियल नॉलेज है ये बेसिकली क्या चीज़ है और इसके एडवांटेज क्या हैं। अभी आते हैं हम स्लाइड नंबर 1 पे। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, बोलेंगे सारा ज़बानी लेक्चर दे देते हैं, तो ये नोट हम कैसे करें। तो आगे चले, मैं ज़बानी नहीं, कितने मिनट हो गए, 20 मिनट का ज़बानी थी, अभी बाकी जगह मैं आपको देख के दूंगा। बच्चों, here is the definition of inferior knowledge. You can see easily because I have written it in bold form, and bold form you can see easily, you can watch easily, you understand easily. Imperial knowledge is a required reading for historians and students. जितने भी जो तारीख दान हैं और जितने भी जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए मतलूबा पढ़ने वाला जो इल्म है वो इंपीरियल नॉलेज है। यानी कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं नॉलेज वगैरह, यानी कि बड़े लोगों के कारनामे पढ़ते हैं, वो सारे के सारे बच्चों इसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम रूस के हवाले से बड़ी स्टडी करते हैं, यूके के हवाले से करते हैं, मैं एक बात यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि जो यूके है, बरतानिया, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा दुनिया के मुल्कों पर हुकूमत की हुई है। कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका के तौर पे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी तो यूके ने, उन्होंने हुकूमत की है तकरीबन 100 साल, आप समझ लें 98 ईयर बेसिकली। तो इस तरह मिसाल के तौर पर इन्होंने दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं, यहाँ पे इन्होंने हुकूमत की है, इसलिए कि इनका दुनिया में उस वक्त बड़ा गलबा था और इनका बड़ा मुकाम था। तो आज जब हम उस नॉलेज को पढ़ते हैं कि वो हिंदुस्तान में कैसे आए, उन्होंने आके ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कायम की, कब कायम की, क्यों कायम की, फिर वो आए तो तिजारत की गर्ज से थे, फिर उन्होंने सियासत क्यों शुरू कर दी, उन्हें पॉलिटिक्स क्यों शुरू कर दी, उसकी रीज़न क्या थी। तो ये बच्चों जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी हैं और जो तारीख दान हैं उनके लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जो तारीख दान हैं वो इन चीज़ों को लिखना चाहते हैं, अपनी किताबों का हिस्सा बनाना चाहते हैं, दूसरों तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं, और ये इन इल्म के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस भी देना चाहते हैं। और मिसाल के तौर पर ये एक फ़न भी है, लिहाजा यानी कि इंपीरियल जो नॉलेज है, जो बादशाहों का इल्म है, जो शाह इल्म है, जो हुक्मरानों का इल्म है, जो दुनिया में हुकूमतें करने वाले बड़े बड़े यानी कि मतलब ये शख्सियात गुजरी हैं उनके बारे में है। तो मिसाल के तौर पर ये ज़ाहिर है दुनिया में जो भी आया उसने कोई ना कोई काम सार अंजाम दिया, किसी ने इस दुनिया को बनाया और किसी ने इस दुनिया को बगाड़ा, किसी ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया और किसी ने दुनिया से बहुत कुछ लिया, किसी का वजूद इस ज़मीन के लिए फ़ायदा मंद था और किसी का जो वजूद इस ज़मीन के लिए नासूर था। इसी सरजमीन पे ज़हीरुद्दीन बाबर जैसे लोग भी आए और इसी सरजमीन पे मोहम्मद शाह रंगीला जैसे लोग भी आए, और ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया। यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला जैसे लोग जिन्होंने अपनी जो सकाफत है उसको तबाह बर्बाद किया, जिन्होंने अपने मजहब के साथ खिलवाड़ किया और जिन्होंने अपने यानी कि जो रवायात हैं, जो अपने उलूम हैं,
और जो अपने इस्लामी सकाफत हैं, जो सिविलाइजेशन है, तहजीब है, इसको इन्होंने मजाक समझा। तो ऐसे लोग भी आए हैं। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर जैसे लोग भी अजीम याद रखे जाएंगे, और मोहम्मद शाह रंगीला जैसे बदतरीन लोग भी याद रखे जाएंगे। तो मकसद ये है कि ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, दे आर द पॉइंट that we must be kept in our mind, that what were the role of their active participation during their reign and what were their deactive position during their reign। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमें मिसाल के तौर पर इस चीज़ का इल्म देती हैं। अभी आगे चलें। The cultural venue of European exhibitions in the late 19th century enabled the promotion of the modern nationhood of imperial powers। ये कहा जाता है कि दुनिया में असल में जो इंपीरियल पावर्स जो हमारे से वजूद में आई हैं, ये मिसाल के तौर पर इनकी जो ज़्यादा वजह थी वो जदीद यानी कि नस्ल परस्ती थी। मैं अगर इसको आसान लफ्ज़ में बता दूं तो ये है कि जैसे यहूदी हैं, जैसे ईसाई हैं, जैसे दुनिया में हिंदू हैं, ख़ास तौर पर यहूदी और ईसाई जो हैं ये इंपीरियल पावर्स के बादशाह समझे जाते हैं। ये समझे जाते हैं कि हमें पूरी दुनिया में, आज भी आप ज़रा देख लें, अमेरिका अगर चाहता है पूरी दुनिया में मैं कंट्रोल करूं, तो है तो वो भी इंपीरियल पावर है, और हैं तो वो भी ईसाई हैं। आज इसराइल ये चाहता है कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लें, और देख लें आप लोग, बड़ी हैरानकुन बात है, मैं आपको हैरानकुन बात बताने वाला हूँ। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क होके उसकी इंपीरियल पावर इतनी बड़ी है। मुल्क छोटा है और इंपीरियल पावर के तहत पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं, आप लोगों ने जरूर पॉन्डर ओवर दिस फैक्ट, जरूर गौर फिक्र करना है कि मिसाल के तौर पर देखें, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, और ये मैं आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि नजरियाती तौर पे बने थे। उन दोनों जो मुल्क हैं उनकी जो बेस है टोटली अपना मजहब है। एक यहूदी रियासत इसराइल, एक मुसलमानों की रियासत पाकिस्तान। इन दोनों मुल्कों की जो बुनियाद है ये अपने मजहब पे है। तो आप जरा देखें कि जो इसराइल हैं दुनिया में, इनकी जो तादाद है वो सबसे कम है, लेकिन इनका जो होल्ड है ये सबसे ज्यादा है। आज इसराइल ने अमेरिका को भी, समझ लें कि अमेरिका को भी वो यानी कि काबू कर रहा है। आज इसराइल जो है ये बाकी दुनिया को भी, यूरोप को भी काबू कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, लम्हे फिक्रिया, दुख की बात, अफसोस की बात, नहायत शर्मनाक बात कि अब इसराइल ने अरब को भी अपना फरिश्ता बना लिया है। अरब है उसका गर्विदा हो गया है। और आपको पता होना चाहिए कि चंद दिन पहले इसराइल से पहली फ्लाइट, यानी कि जब से इसराइल बना है पहली फ्लाइट सऊदीया के अंदर आई है पिछले हफ्ते। अब सऊदीया जो है ये जोर डाल रहा है कि पाकिस्तान पे कि उसको तस्लीम किया जाए। सऊदीया ने, दुबई ने, इन मुल्कों ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि देख लें, इस्लाम का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो तो सऊदीया है, और उन्होंने यहूदियों को कबूल कर लिया है। अब वो जो सुलेमान बदबख्त है वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के इमरान खान को कह रहा है कि तुम भी इसराइल को कबूल करो। दुबई का वो कम वक्त कह रहा है कि तुम इसराइल को कबूल करो। अगर तुम कबूल नहीं ना करोगे तो फिर हमारे पास जो आपके 26 लाख आपके जो तारकीन वतन हैं या आपके जो मुलाजमीन हैं हमारे मुल्क के अंदर, हम उनके साथ क्या करेंगे, उनको यहाँ से निकाल देंगे। आप जरा देखें, एक इसराइल की खातर इतना बड़ा स्टेप लेने पे तैयार हो गए हैं ये अरब मालिक, जहां पर अरब के, यहाँ पर इस्लाम के सबसे पहले झंडे लहराए थे। जो इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है खाना काबा, वहां पर ये बातें हो रही हैं। और सुलेमान जैसे ये लूट किस्म के जो लोग हैं, बदकिरदार किस्म के जो लोग हैं, जिन्होंने जुए को भी हलाल कर दिया, वहाँ पे निकाह पे भी तकरीबन पाबंदी खत्म कर दी है। खवातीन की गाड़ियाँ चलाने पर उन्होंने पाबंदी जारी कर दी है। खवातीन की नौकरी के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खवातीन के हवाले से उन्होंने बोला जी कि जिस तरह यूरोप के अंदर औरतें यानी कि मर्द के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, यहाँ पर भी यही सिस्टम होगा। तो मकसद कहने का ये है बच्चों कि एक छोटा सा इसराइल और उसकी इंपीरियल पावर ये है, उसकी इंपीरियल पावर ये है कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लिए बैठा है और कंट्रोल कर रहा है।
अब इसराइल ने, आपको शायद पता है कि नहीं पता, कि जब पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन आया था तो सुनने में ये आया था कि एक और त्यारा भी आया था और उसका जो तल्लुक है वो भी इसराइल से बताया जाता है। तो इसराइल तो पाकिस्तान का दुश्मन है और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर कुर्बान जाए कि इन्होंने सुलेमान को ये बात बता दी है, सऊदीया को, कि आप लाख बार जाएं इसराइल के पास, हम नहीं जाएंगे। इमरान आगे से अकड़ गया, इसने बोला कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मर्जी कर लिया, आप निकाल लें बंदे तो निकाल दें। तो मकसद कहने का ये है कि हम इसराइल को क्यों कबूल करें जी, वो तो एक यहूदी रियासत है। और यहूदियों के बारे में बच्चों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है कि ये यहूदी और ईसाई आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये जो यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। एक जगह पे कुरान पाक में आता है जिसका मफहूम है कि ये उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम इनका मजहब कबूल ना कर लो। ये बात हो रही है ईसाइयों के हवाले से। और जो यहूदी हैं, यहूदी पति का समझते हैं, यहूदी कहते हैं कि किसी को, इंसान को यहूदी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहूदी वही है जो नस्ल से यहूदी है। इसको आम बंदा यहूदियत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जो कट्टर यानी कि यहूदी, उनका ये अकीदा है। वो कहते हैं कि यहूदी वही है जो यहूदी की औलाद है। जो यहूदी की औलाद नहीं है वो बेशक यहूदी मजहब कबूल कर ले, वो यहूदी नहीं है। इतने वो कट्टर और नस्ल परस्त हैं। तो बच्चों फिर भी उनकी इंपीरियल पावर देख लें। अमेरिका को भी उन्होंने, लोग तो कहते हैं जी अमेरिका ताकतवर है, मैं कहता हूँ इसराइल ताकतवर है। लोग कहते हैं रूस ताकतवर है, चाइना ताकतवर है, मैं कहता हूँ इसराइल ताकतवर है। तो आप जरा देखें कि पिछले दिनों की बात है कि अच्छा आपने सोचा है कि जो यानी कि ये जो क्या नाम है इसका, जो सऊदीया है, दुबई है, गल्फ है, इन्होंने इसराइल को क्यों एक्सेप्ट की है या करने जा रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि इन मुल्कों का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में है और इसराइल अमेरिका की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसराइल ने अमेरिका को ये टारगेट दिया था कि हम आपके साथ हैं, इस शर्त के साथ कि पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं वो हमें एक्सेप्ट करें। और मिसाल के तौर पर ये है कि हम कुछ चीज़ें उनके ऊपर आपकी मदद से लागू करें, अपना यानी कि थोड़ा मजहबी वाले से तब्दीलियाँ करें वगैरह वगैरह, जिस तरह ये अपने मजहब में करते रहे तब्दीलियाँ। तो अमेरिका जो है इसमें नाकाम रहा है। तो अब इसराइल ने चाइना का रुख किया है। अब इसराइल ने अपना बड़बड़ा जो सरमाया है, जो सरमायादार हैं, उन्होंने अमेरिका से अपने जो बड़बड़े कारोबार हैं वो बच्चों कहाँ पे शिफ्ट कर ली हैं, वो रूस में, चीन में कर ली हैं। अब अमेरिका जो हरकत में आया है तो उसने इसराइल से पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला जी हमने आपको टारगेट दिया था, अब सारे टारगेट में नाकाम रहे हैं। इसलिए फिर अमेरिका ने सुलेमान के ऊपर यानी कि सऊदीया, दुबई, इनके ऊपर प्रेशर डाला है और इन्होंने फिर आगे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला है कि हम आपके मजदूर फार कर देंगे 26 लाख, और अगर आप चाहते हैं कि ना फार करें तो आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड इंपीरियल पावर्स, ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। अभी आगे चलते हैं। फा थॉमसन बुक, यानी कि फा थॉमसन है, ये बहुत एक मशहूर मुफक्कर भी है और ये एजुकेशनिस्ट भी है, ये पॉलिटिशियन भी है। उसने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है जिसका नाम है इंपीरियल नॉलेज। उसमें ये लिखता है रशियन लिटरेचर एंड कॉलोनियलिज्म addresses an important issue for scholars of Russian literature. To what extent have Russian readers and readers of Russian literature neglected to understand Russian literature in its context as an imperial literature, a literature of colonization? इसने लिखा है कि जो रूस के जितने भी लोग हैं वो जो रूस का लिटरेचर है जिसकी बुनियाद पे यानी कॉलोनियलाइजेशन का जो यानी कॉलोनी सिस्टम बना था उसको समझने में वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है। इसने बेसिकली रूसी निज़ाम के ऊपर तनकीद की है और जो कॉलोनी सिस्टम था ये समझ लें कि ये बरतानिया का बनाया हुआ था, रूस का बनाया हुआ था, अमेरिका का बनाया हुआ था। कॉलोनी जो सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ कॉलोनियाँ बनाई जाती थी, ग्रुप नस्ल यानी क्लास डिस्टिंक्शन इनकी यानी कि बेसिक यानी कि इनका स्टेप होता था, मुख्तलिफ ग्रुप वगैरह होते थे और हर ग्रुप जो है एक कॉलोनी के सियदा हासिल करता था। तो वो और हर कॉलोनी जो होती है उसके ऊपर एक बादशाह बैठ जाया करता था, फिर वो उसको चलाया करता था। वसाइल उस वक्त महदूद होते थे
तो ये कहता है कि जो लिटरेचर है ना रूस का, उस रूस के लिटरेचर ने किसी हद तक यानी कि जो मिसाल जो कॉलोनी सिस्टम है जिसके अंदर मिसाल के तौर पर रूस के बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, इंपीरियल लिटरेचर यानी कि बादशाहों का जो अदब है, लिटरेचर है, उसको इन्होंने नज़रअंदाज कर दी है, इनको समझने में नज़रअंदाज कर दी है। असल में वो तनकीद कर रहा है रूस के ऊपर, रूस पीछे जा रहे हैं और उसके पीछे जाने की वजह यह है कि उन्होंने अपने बादशाहों के उलूम को बुला दिया है, आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं जो थॉमसन है, थॉमसन recommends this view not only in reading literary text which obviously engage sites of colonialization such as Pushkin's and Lermontov's यानी कि कासेशियन वर्क्स, कहता है कि जैसा पुश्किन ये बड़ा एक मशहूर यानी कि उनका हुआ है हुक्मरान एंड मतलब बादशाह एंड लरमोंटिव्स, और ये भी बड़ा हुआ है काशिश यानी कासिशन, और ये भी उनका इनके जो काम थे उनने क्या कर दिया, इन लोगों के जो कारनामे उन्होंने बुला दिए हैं। बट आल्सो इन इंटरप्रेटिंग सच टेक्स्ट एज टॉलस्टॉयज वार एंड पीस, और यहाँ तक जो टॉलस्टॉय का मशहूर ज़माने का जो नावल है वार एंड पीस, उसको भी इन्होंने बुला दी गया है, यानी उसका तर्जुमा करने में भी इन्होंने यानी कि उसको फैलाने में भी इन्होंने गड़बड़ की गए। विच थॉमसन रीड्स एज अ नैरेटिव ऑफ द लेजिटिमेशन ऑफ रशियाज इंपीरियल स्टेटस, जिसके इस नावल के बारे में वो ये कहता है कि ये जो रूस का जो शाही एक मुकाम था, इसने उसको एक बड़ी कुव्वत अता की हुई थी, वाज़ेह तौर पे अता की हुई थी, इसको भी इन्होंने बुला दी गए। अच्छा, टॉलस्टॉयज नावल Thompson's argues simultaneously builds up the view of Russia heroes such as Kutuzov while tearing down otherwise major historical figures such as Napoleon and suppressing such issues as the economic factors that precipitated the war and widespread Polish support for Napoleon। ये सारी की सारी बातें ये बयान कर रहा है कि रूस के जो कारनामे थे, उनके जो हीरो थे, उनको तो याद नहीं रखा गया, लेकिन ये जो नेपोलियन जैसे जो लोग थे जिन्होंने वहाँ पर कुछ कारनामे सारे अंजाम दिए हुए थे, और जो कि इकनॉमिक फैक्टर जो उनके माशी जो निज़ाम है उसको उन्होंने जंग के दौरान बुरी तरह डिस्टर्ब किया था, और मिसाल के तौर पर काफ़ी हद तक उनके तो हम कारनामे याद रखते हैं, लेकिन जो टॉलस्टॉय जैसे लोग हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पर वार एंड पीस नावल लिखा है, और आपको मैं बच्चों एक बात बताता चलूँ कि वार एंड जो पीस नावल है ना, ये दुनिया का इंतहाई पुरअसर नावल है। ये टॉलस्टॉय खुद रूस का रहने वाला था, इसकी ज़िंदगी का एक ही कारनामा है कि इसने एक नावल लिखा और उस नावल का नाम था वार एंड पीस। ये जो वार एंड पीस नावल है ये इतना ज़बरदस्त नावल है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान सियासतदान बनना चाहता है, बेहतरीन सियासतदान बनना चाहता है, बेहतरीन यानी कि वो अपने आप को आगे ले जाना चाहता है सियासत के मैदान में, उसे एक बार वार एंड पीस पढ़ना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ वार एंड पीस के साथ साथ एक और पाकिस्तान में एक नावल है, बड़ा प्यारा और खूबसूरत नावल है, उदास नस्लें, उदास नस्लें, ये भी नावल पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से, ये दोनों नावल पढ़ने से सही सेंस जो होता है ना सियासत का, वो इंसान को समझ आ जाती है और इंसान को पता चल जाता है। टॉलस्टॉय फर्दर अपहोल्ड्स रशियन इंपीरियल गोल्स बाय पोर्ट्रेइंग द लाइव्स ऑफ वेल्दी सर्फ-ओइंग नोबलमैन एज इफ दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशियंस एज अ पीपल, थॉमसन आर्गूज। थॉमसन मजीद ये कहता है कि जो टॉलस्टॉय है उसने मजीद जो रशिया के जो शाही यानी कि बड़बड़ी यानी कि उनके जो बड़े बड़े मकासद थे, जिसमें उनका यह भी था कि एक जो वेल्दी लाइव्स ऑफ वेल्दी अमीर लोगों की जो ज़िंदगी है उसकी मंजर कशी करना, सर्फ ऑन नोबल मैन, और जो बेचारे यानी कि सर्फ ये वो लोग हैं जो मज़ारिया किस्म के जो लोग थे, और ओनिंग नोबल मैन और जो शरीफ लोग थे उनके बारे में यानी कि एक मंजर कशी करना।
एज इफ दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया एज अ पीपल, और ये वो लोग हैं जो कि रशिया के लोगों के बेसिकली एक किस्म के नुमाइंदे हैं। मकसद ये कहने का ये है कि टॉलस्टॉय ने अपने वार एंड पीस के अंदर जो रूस है उसके जो लोगों की हालत है उसको बयान की है और इस तनाज़ुर में बयान किए जो कि अभी मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। Thompson notes and indiscriminately calls the Uzbeks and Kazakhs of region Tatars। उसके बाद देखें कि ये थॉम्सन जो है ये भी नोट करता है, बयान करता है, लिखता है। एंड इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है बगैर इम्तियाजी सोच के। एक होती है इम्तियाजी सोच जो किसी के बारे में इंसान रखता है, फर्काना यानी इम्तियाज वाली सोच। दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि ये है कि गैर इम्तियाजी सोच, गैर जानबदार सोच। कॉल्स द उज़्बक्स जो उज़्बक के लोग हैं, एंड काज़कस और जो काज़क के लोग हैं। ये बच्चों मैं आपको बताता चलूँ कि ये रूस का जो है ना ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पीरियल सिस्टम है, और ये जो है ना उज़्बक ये उज़्बेकिस्तान के रहने वाले हैं और काज़कस और ये काज़किस्तान के रहने वाले हैं। ये यानी कि 6 रियासतें थी जो कि 1992 में रूस से अलग हो गई, जिसमें यानी कि तुर्कमानिस्तान भी आता है, ताजिकिस्तान भी आता है, किर्गिस्तान भी आता है, काज़किस्तान भी आता है, उज़्बेकिस्तान भी आता है और अज़रबैजान आता है। ये रियासतें रूस से 1991 में अलग हो गई थी, उनसे रूस से यानी कि ये सेपरेट हो गई थी। तो जब ये सेपरेट हुई थी तो उस वक्त मिसाल के तौर पे यानी कि उससे ये पहले की बात है इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, जो उस वक्त थे ना बेसिकली इनको और काज़क जो थे इनके साथ रूस के अंदर वही सलूक होता था जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ सलूक होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि थॉम्सन बयान करता है एंड इनडिस्क्रिमिनेटली और बगैर किसी फ़र्क के या इम्तियाज़ के कॉल द उज़्बेक्स एंड काज़क्स ऑफ द रीजन तातार्स। ये बयान करता है कि जो तातारी लोग थे ना उनका जो मस्कन था ना बेसिकली वो असल में वो लोग कौन थे, वो उज़्बक लोग थे और काज़क लोग थे। यानी उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे और काज़किस्तान के रहने वाले थे। उज़्बक और काज़क ये दो बड़ी कौमें हैं। फिर यानी लिखोचोफ इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिस characterizing Russian culture in order to make it seem as if it were on equal terms with that of Western Europe। यानी कि जो लिखचोव है इसने भी यानी कि मिसाल के तौर पर जो रशिया है उसका जो किरदार है उसको उस पर एक इल्ज़ाम लगाया है, उनके इतरा यानी कि उनका जो कल्चर है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये ऐसा नज़र आता था। मतलब ये बल्कि इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि उसके बारे में इसने ये मतलब ये है कि ये एक रवैया इख्तियार किया है कि जो वेस्टर्न यूरोप था उसके अंदर जो लोगों के साथ सलूक किया जाता था वो ही यानी कि जो सिचुएशन है वो उज़्बक और काज़क यानी काज़क जो लोग थे रूस के अंदर उनकी हालत ये थी। यानी कि मतलब है उसने बोला कि जिस तरह रूस के अंदर ये दो हैं इस तरह जो वेस्टर्न यूरोप है ना उसके जो ममालिक हैं वो भी इन्हीं की तरह के लोग हैं। मकसद ये है कि जो आपको पता होना चाहिए मैं थोड़ा सा बता दूं फिर आपको समझ आएगी। जो तातार लोग हैं ना बच्चों तातारी ये वो लोग थे जो लाकू खान की सरकर्दगी में जिन्होंने 1258 को बगदाद को तबाह किया था। ये चंगेज़ खान जो है ना उसका पर यानी पोते का बेटा था ये जो लाकू खान है। तो कहते हैं कि वो लाकू खान जो है ये उज़्बक और काज़क ये थे ये तातारी के नाम से मशहूर हुए। इन्होंने वही काम किया दुनिया में तबाही का जो काम वेस्टर्न यूरोप के मुल्कों ने किया। मकसद ये कहने का एक बच्चों बहुत मशहूर इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा माजी का इल्म है जो हमारे माजी का उलूम है इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक कौल यानी कि ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है, इसको कहते हैं आ फेमस डिक्टम, एक मशहूर कौल या मकूला। द पास्ट इज डेड, माजी मुर्दा होता है, एंड गॉन और तो वो जा चुका होता है। द पास्ट इज डेड एंड गॉन, माजी मुर्दा होता है और जा चुका होता है।
एंड टू बी व्हाट इज पास्ट इज टू बी डेड। और माजी के बारे में सोचते रहना ऐसे ही है जैसा कि कोई इंसान मुर्दा है, यानी कि माजी के बारे में अगर कोई सोच सकता है तो वो मुर्दा है। द पास्ट हैज बीन द बिल्डर ऑफ द प्रेजेंट। जो माजी है वो प्रेजेंट का यानी कि प्रेजेंट का बिल्डर यानी कि हो सकता है। एंड द प्रेजेंट इज द बिल्डर ऑफ द फ्यूचर। और जो प्रेजेंट है ये फ्यूचर का बिल्डर हो सकता है। वो टू हिम अफसोस है उनके ऊपर। वो ऑब्स्ट्रक्ट नेचर्स प्रोग्रेस बाय क्लिंग टू दैट विच इज पास्ट एंड गॉन। कि वो लोग सिर्फ इसी चीज के साथ जुड़े रहते हैं, उसी तरक्की को याद करते रहते हैं जो कि माजी में हो चुकी होती है और जा चुकी होती है। मकसद ये है कि खुद कुछ ना करना और ये कहना जी कि मेरे बाप ने ये काम किया था, मेरे फोर फादर्स ने ये काम किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने ये काम किया था, लेकिन खुद कुछ भी ना करना। वो कहता है कि माजी है वो मा चुका है, उसे सबक तो जरूर ले लें, लेकिन अभी आपका जो प्रेजेंट है इस पे गौर करें और फ्यूचर पे गौर करें। बच्चों जो आज की एक्टिविटी है ना वो यही डिक्टम है। आपने ये जो डिक्टम है ये आज की एक्टिविटी के तौर पे आपने लिखे, मुझे टेक्स्ट करना है। आप फेमस डिक्टम, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ योर ऑफ टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज, ये एक छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो हम इस पे पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। जो बच्चों ये कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज का मतलब है कि जो उलूम हैं, जो उलूम के ज़राया हैं उनमें बायमी रब्बत, जो उलूम के ज़राया हैं उनमें जो बायमी रब्बत है, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, उनमें जो राबता है, वो तो बड़ा काम करना चाहिए। Knowledge coordination has been recognized as an important stream of coordination. Knowledge जो coordination है ये बेसिकली एक सबसे आम यानी जो coordination है उस यानी कि आम किस्म की एक coordination का दूसरा नाम है। Theory that focuses on knowledge, वो theory जिसका ज़्यादातर जो मरकज़ knowledge होता है, as one of the objects of coordinative action, वो मिसाल के तौर पर कोऑर्डिनेटिव एक्शन के तौर पर ही उसमें हम चीज़ों को देखते हैं। यह बात बोली थी ओकेसन एंड बिश्के ने 2009 में। ये उनका कॉल है कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज के हवाले से। स्कॉलर्स हैव हाईलाइटेड चैलेंज एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स इनको लोकेटेड और वर्चुअल टीम्स। फॉर एग्जाम्पल ये फ्राज ने एंड स्प्रोल ने ये बात बोली थी 2000 में, और कन्वर्टेंशी एंड यू ने 2007 में ये बात बोली थी। विद पर्टिकुलर अटेंशन गिवन टू नॉन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फ्लूइड, एमरजेंट एंड एम्बिगियस। ये बात बोली थी कैलर ने 1998 में, फ्राज और यानी कि जियास ने बोली थी 2006 में, और कैलॉग ने ये बात बोली थी 2006 में। इन लोगों ने ये बात बोली थी कि जो स्कॉलर हैं ना दुनिया के जितने भी जो चैलेंजेस होते हैं दुनिया में, उनको एक मखसूस इल्म जो होता है उसकी शक्ल में उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। आप इसको कोऑर्डिनेट वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं कि मिसाल के तौर पर देखें कि आज हमारे जो स्कूलों का निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसके अंदर हम क्या करते हैं। या मैं आपको ये मिसाल एक छोटी सी देना चाहूँगा कि हम आज सिर्फ एक किस्म का उलूम हासिल नहीं करते। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साथ फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो साथ आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, या चले बायो आप लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर आप डबल मैथ पढ़ रहे हैं तो साथ फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। इसी तरह यानी कि कोई ना कोई आपके साथ जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। वो कहते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है बेसिकली ये मिसाल के तौर पर इसलिए भी ज़रूरी है कि विद कोऑर्डिनेट टू द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया है इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक इल्म लेके बैठ जाएंगे तो बाकी जो उलूम है वो हमारे मुतासर होंगे, और जो बाकी उलूम हैं वो मिसाल के तौर पर हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, या उनमें हमारी एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो जाएगी। फ़र्ज़ करें
कुछ उलूम ऐसे हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा है कि अगर कोई एक साइंस पढ़ने वाला है ना, फिर भी उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। एक अगर इंसान इंग्लिश पढ़ने वाला है, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। किसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है? मैथ का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये मैथ का हिसाब तो एक छोटे से बच्चे ने भी करना होता है ना, अगर दुकान पे जाना है कोई चीज़ खरीदनी है, उसे हिसाब तो आना चाहिए। तो यानी कि मतलब ये कोई इंसान साइंसदान बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वेटनरी डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाए, लेकिन कोऑर्डिनेशन और मैथमेटिक्स जो है वो उसके साथ ज़िंदगी में रहेगा। तो इसलिए कहते हैं ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो उलूम हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन है, ये बेसिकली जब कोऑर्डिनेशन होता है तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज बनता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज से मुराद है कि उस एक अलग से एक यानी कि किस्म मान जाती है नॉलेज की, जो कि बच्चों हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, जो कि हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होता है, और क्योंकि उसके बगैर हम लोग चल नहीं सकते। The complexity involved in knowledge work has steered theories associated with knowledge coordination away from the traditional coordination theory that focuses on modes of coordination and task इंटरडिपेंडेंसीज। ये बात ओहुसन और ये बश्की ने बोली है 2009 में। ये कहते हैं द कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन नॉलेज वर्क, यानी कि जो इल्म का जो काम है उसमें जो पेचीदगी होती है, हैज़ स्टेयर्ड थ्योरीज, इसकी वजह से उस पेचीदगी ने बहुत सारी थ्योरीज को जन्म ली है, एसोसिएटेड विद नॉलेज कोऑर्डिनेशन, और वो जो थ्योरी है वो इल्मी रब्बत के साथ जुड़ी हुई हैं या इल्मी कोऑर्डिनेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, अवे फ्राम द ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और ये जो थ्योरी बन रही हैं ये हमारी जो रवायती थ्योरी है उनसे हट के हैं। दैट फोकसेस ऑन मोड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि खसूसी तौर पर फोकस करती हैं हमारे यानी कोऑर्डिनेशन के मोड तरीक़ों पर, एंड टास्क इंटरडिपेंडेंसीज, और हमारे काम करने के जो मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात हैं उनको मुतासर करती हैं या उनको फोकस करती हैं। तो ये तो एक कॉल है, ये तो आपने याद करना है। A prime example is provided by Frege and Axio, who reframed the concept of coordination to accommodate the nature of knowledge intensive work। बच्चों काम दो किस्म का होता है, एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी कि होता है, इंटेंसिव होता है महदूद वर्क जो हमारे लिए ज़ाती तौर पे बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिव वर्क वो काम जो कि ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो काम हमारे अपने लिए ज़रूरी है, दूसरों के लिए ज़रूरी है, उसको अकोमोडेट करने के लिए ये जो कोऑर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है इसको बनाया गया है, ताकि इंटेंसिव वर्क और जो एक्सटेंसिव वर्क है इसके अंदर एक रबत हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके। They argue that for environments where knowledge work is interdisciplinary and highly contextualized, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो इल्मी काम है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक नज़्म ज़ब्त के तहत हो, एंड हाईली कंटेक्चुलाइज्ड, और बहुत ज़्यादा यानी कि कंटेक्चुलाइज का मतलब होता है कि कंसेप्ट बेस्ड हो। द रेलिवेंट लेंस इज़ वन ऑफ प्रैक्टिस, इनमें एक ही चीज़ मुश्तरक है और वो है प्रैक्टिस, वो है अमल। मकसद करने की बात करने का ये है कि जो नॉलेज इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, इन दोनों के लिए माहौल की ज़रूरत है, और एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें यानी कि आज़ादाना तौर पे और नज़रियाती तौर पे जो इल्मी काम है वो किया जा सके, और उस पर यानी कि बार बार प्रैक्टिस की जा सके, तब जाके जो कंसेप्ट ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है इसका हमें फ़ायदा हो सकता है और लोगों को समझ आ सकती है। उसके बाद बच्चों आगे है प्रैक्टिसेस emerge from an ongoing streams of activities, यानी कि ongoing stream of activities का मतलब होता है कि चलती हुई सरगर्मियों का बहाव। ongoing stream चलता हुआ बहाव ऑफ एक्टिविटी, सरगर्मियों का। स्टार्ट होता है ये प्रैक्टिस से होता है, मर्ज का मतलब होता है जाहिर होना या शुरू होना, ये प्रैक्टिस से शुरू होता है। एंड आर इनएक्टेड थ्रू contextualized action of individuals,
और जो अफरादी लोग होते हैं, जो अफराद होते हैं, उनकी जो तसव्वुराना अमाल हैं उन तक यानी कि ये सफ़र करता है। मकसद ये है तो असल ये और लिखी वोशकी ने ये बात कही थी, फराज ने ज़ियू ने भी कही थी कि असल जो मतलब है जो प्रैक्टिस जो है, जिस तरह किसी एक अंग्रेज़ का कॉल है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये उसी की समझ लें कि एक अमली तशरीह है। जब इंसान अपने हाथ से काम करता है, अफराद हाथ से काम करते हैं, तो उनका जो कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो ज़्यादा आगे की तरफ जाता है। Scholars have studied knowledge coordination by adopting a practice-based perspective to enhance the understanding of how complex and highly interdependent work can effectively be coordinated in different knowledge-intensive organizational settings. जो स्कॉलर हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुफक्कर हैं, हैव स्टडीड नॉलेज कोऑर्डिनेशन, उन्होंने नॉलेज कोऑर्डिनेशन के हवाले से मुतालिया की है प्रैक्टिस बेस्ड पर्सपेक्टिव, यानी कि अमली तौर पर अमली तौर पे जो प्रैक्टिस है उसके हवाले से, यानी कि उन्होंने बोला है कि ये जो कोऑर्डिनेशन नॉलेज कोऑर्डिनेशन है ये बेसिकली प्रैक्टिस बेस्ड है। और इसका फ़ायदा क्या है? टू इन्हांस, ये बढ़ाता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कम्प्लेक्स एंड हाईली इंटरडिपेंडेंट वर्क। इसकी वजह से हमें समझ आती है कि कोई भी काम कितना पेचीदा है और कितना ही ज़्यादा वो इंटरडिपेंडेंट, कितना ही आज़ादी के साथ वो हम कर सकते हैं। कैन इफेक्टिवली बी कोऑर्डिनेटेड, कैसे हम आसानी के साथ उन्हें जोड़ सकते हैं इन डिफरेंट नॉलेज, मुख्तलिफ उलूम को। इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, इंटेंसिव यानी कि या जुज़वी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर हम उनको कैसे ले सकते हैं या उनको कैसे जोड़ सकते हैं। द एमरजेंट वर्क ऑन नॉलेज coordination has focused on studying practices that enable organizational members to overcome specific boundaries associated with the unique organizational setting. They are part of examples include various post-bureaucratic organizations such as cross-functional collaborations. ये Kellogg et al. इन्होंने बात की है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए टर्मिनोलॉजी है, तो इसके जो मैं सोच रहा हूँ कि जो नोट्स आपको दूंगा ना ये ज़्यादा आसान बना के दूंगा, ये आपको इससे इतनी समझ नहीं आएगी। ये वैसे भी ये जो स्लाइड है ना ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पर होती हैं ना, जो जिनको हम कहते हैं हमारी जो इकनॉमिक्स, ये अभी बात उन्होंने इकनॉमिक्स के लेवल की है, लिहाजा इसको रहने दें, ये आपके मतलब का नहीं है। तो बच्चों मुख्तसर यही है जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज है ये इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर हमारी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। दुनिया में रहने के लिए इंसानों को एक इल्म की नहीं बेशुमार उलूम की ज़रूरत होती है, और जो बेशुमार उलूम हैं वो मिसाल उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, उनके जो सोर्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर हम सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो कल ही मैंने आपको बताया था कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है बेसिकली वो मिसाल के तौर पर ये है कि हमें इल्म हमें कहाँ से हासिल होता है। उसमें हमारे 5 सेंसेस हैं जिनसे हमें इल्म हासिल होता है, उसमें हमारी रीज़न है, अक्ल है जिससे हमें इल्म हासिल होता है, उसमें हमारे पास इल्म वही है, रिवील्ड नॉलेज है जो अल्लाह की तरफ से हमें इल्म हासिल होता है। अगर हम दुनिया के उलूम की 2 बड़े ग्रुप बनाएं, एक बनता है अप्लाइड नॉलेज और एक बनता है रिवील्ड नॉलेज। अब अप्लाइड नॉलेज को रिवील्ड नॉलेज के साथ मिलाकर इस दुनिया का निज़ाम चलाया जाए, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। यानी कि जो शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली रिवील्ड नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज, इन दोनों पर अमली तौर पे अमल करके हम मिसाल के तौर पर जो है यानी कि नॉलेज कोऑर्डिनेशन जो है इसको हासिल कर सकते हैं। और बच्चों इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें एक ऐसा इंसान जो कि मिसाल के तौर पे जंगल में रहता है,
देहात में, या फर्ज करें देहात में रहते हैं, उस देहाती के लिए भी कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है। आखिर उसे कोई बताएगी ना कि तू दुनिया में क्यों आया है और तूने रोटी कैसे कमानी है। अब दुनिया में क्यों आया है इसका तल्लक रवीड नॉलेज से है, रोटी कैसे कमानी है इसका जो तल्लक है ये अप्लाइड नॉलेज से है। यानी कि उसने आखिर कुछ अप्लाइड नॉलेज से मुराद वो नॉलेज जो कि उसने दुनिया में दुनियावी उलूम है, जिसमें साइंस है, जिसमें ज़रायत है, जिसमें और भी प्रोफेशन जो प्रोफेशन जो एजुकेशन है, ये सारी की सारी अप्लाइड नॉलेज है। तो मकसद ये है कि अप्लाइड नॉलेज और रीड नॉलेज का जो कोऑर्डिनेशन होता है कि उनका हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उनको हम दुनिया में कैसे चला सकते हैं, उन दोनों को लेके कैसे चल सकते हैं। तो उस नॉलेज को उसको यानी कि जिस वक्त हम उन्हें तरतीब देंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब यह है कि वो कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज बन जाएगा और जिन ज़राया से हम उनको हासिल करेंगे उन ज़राया को भी हम आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो वो सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों लेक्चर थे तो ज़रा मुश्किल, और मैं ये दोनों लेक्चर वैसे आपको मैं इनकी ये क्या स्लाइड वैसे मैं भेज दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे बाद में टाइम मिला ना तो इनके जो मैं नोट्स जो है ना मतलब ये है कि वो ज़रा ज़्यादा आसान बना के आप तक मैं मुंतकिल करूँगा। मैंने जो आप लोगों को एक्टिविटी दी है, एक एक्टिविटी ये है आप फेमस डिक्टा, ये एक्टिविटी आपने मुझे लिख के सेंड भी करनी है और आपने ज़बानी भी याद करना है। और ये इतना ज़रूरी है आपके लिए कि ये फिक्रा पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा। द पास्ट इज डेड एंड गॉन, माजी मुर्दा है, माजी मुर्दा है और जा चुका है। एंड टू बी व्हाट इज पास्ट इज टू बी डेड, माजी में रहना ऐसे ही है जैसा कि मुर्दा हालत में रहना। द पास्ट हैज़ बीन द बिल्डर ऑफ द प्रेजेंट, जो पास्ट है वो तो मौजूदा ज़माने का बिल्डर रह चुका है, यानी तामीर कुनिंदा रह चुका है। एंड प्रेजेंट इज़ द बिल्डर ऑफ द फ्यूचर, और जो प्रेजेंट है ये मुस्तकबिल का यानी कि बिल्डर हो सकता है। वो टू हम अफसोस उन लोगों पर who obstruct nature's progress by clinging to that which is past and gone, अफसोस उन लोगों के ऊपर जो लोग जो कुदरती तरक्की होती है उसके लिए रुकावट बन जाते हैं, इस बात पर अटके हुए कि वो माजी का और जो माजी गुजर चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए हमें माजी में नहीं रहना चाहिए, माजी से हमें सबक ज़रूर हासिल करना चाहिए। ये नहीं है हम करें कुछ ना और लोगों को जाकर अपने माजी के कारनामे बताएं। ये माजी के कारनामे बताने से कोई रोटी तो नहीं ना देगा, माजी के कारनामे बताने से आपको एक वक्त का कोई सालन भी नहीं देगा। तो इसलिए ये है कि सालन उसी वक्त मिलेगा जब मौजूदा लेवल की आप बात करेंगे, मौजूदा टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मौजूदा ज़माने के उलूम हासिल करेंगे। उस ज़माने में वो उलूम ज़रूरी थे, आज के ये उलूम ज़रूरी नहीं है। उस ज़माने में मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी लेक्चर में कि आज अगर एक आदमी गलियों में ये घूमता हुआ फिरे और कहे जी कि मुझसे टाइपराइटर खरीद लो, टाइपराइटर खरीद लो, या कोई आदमी ये बोले जी कि हमसे टायर के जूते खरीद लो, तो कोई भी नहीं खरीद देगा। उसकी रीजन क्या है कि वो वक्त गुजर चुका है, दैट वाज द पार्ट ऑफ द पास्ट। अब वो चीज़ें नहीं चलने वाली। जबकि अगर कोई गली में ये शोर करेगा कि जी आप लोग कंप्यूटर खरीद लें, माइक्रो कंप्यूटर खरीद लें, लैपटॉप ले लें, तो हर एक बंदा जाके उन्हें चेक करेगा, क्योंकि दीज आर द नीड ऑफ द टाइम, और ये चीज़ें वक्त की ज़रूरत हैं। तो लिहाजा बच्चों ये बात जहन में रखें, माजी से ज़रूर सीखें लेकिन माजी में ना रहें। शेक्सपियर ये कहता है कि आप अगर बाज़ार में जा रहे हैं, फिर वो एक और अपने वो ड्रामे में कहता है जिसका मफहूम ये है, कहता है कि अगर आप दुनिया की दौड़ में जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो आप एक कदम पीछे हो जाएंगे और दूसरे लोग एक कदम आपसे आगे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए, यानी कि माजी की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुस्तकबिल की तरफ देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज अल्लाह के शुक्र हमारे 28 लेसन मुकम्मल हो चुके हैं लेक्चर। तो अभी कल तो नहीं परसों मेरी क्लास होगी, अपने टाइम पे क्लास होगी इंशाल्लाह। तो ओके थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो मेरी एक्टिविटी है ये करके मुझे टेक्स्ट कर देना और इसको ज़बानी याद भी करना बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
it will increase your knowledge, it will increase your confidence, it will increase your vision and your yani कि lifestyle. Thank you very much for listening. Allah Hafiz. ना बिचू लाया वो भी चलिए पता लाया डर मत दो ऐसी चलते काम था